नमस्ते विद्यार्थियों, हम लोग अनुच्छेद लेखन कर रहे हैं जिसमें कुछ टॉपिक पर चर्चा कर चुके और आज हम प्राकृतिक आपदा पर चर्चा करेंगे। बच्चों, प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर वैसे आपदाएं जो मानवकृत नहीं होती हैं, जो प्राकृतिक रूप से होती हैं। अब हर अनुच्छेद की तरह इसमें भी कुछ सहायक बिंदु दिए रहेंगे जो है अर्थ, प्रकार और सावधानी या बचाव। तो प्राकृतिक आपदा का अर्थ है प्रकृति का विध्वंसकारी या विनाशकारी रूप। प्रकृति का विध्वंसकारी या विनाशकारी रूप यानी प्रकृति में के दोनों रूप हैं। प्रकृति निर्माण भी करती है तो प्रकृति विनाश भी करती है, सृजन करती है तो संहार भी करती है। तो प्रकृति में के दोनों रूप हैं और जो प्रकृति का विध्वंसकारी या विनाशकारी रूप है उसी को प्राकृतिक आपदा के नाम से हम जानते हैं। ये प्रकृति चूंकि निर्माण करती है तो जब भी निर्माण होगा तो विनाश भी होगा, यानी निर्माण और विनाश, सृजन और संहार प्रकृति के शाश्वत नियम है। शाश्वत नियम का अर्थ है वैसा नियम जो हमेशा रहेगा, ये खत्म नहीं हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता है। मानव किसी भी तरह से इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। कम ज्यादा कुछ बचाव, कुछ सावधानी से हम इसे अपने पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये प्राकृतिक आपदा का अर्थ हुआ। अब है प्राकृतिक आपदा के प्रकार। वैसे कोई निश्चित प्रकार तो नहीं हो सकता है कि प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं, लेकिन जो अपने देश के संदर्भ, भारत के संदर्भ में जो प्राकृतिक आपदाएं हमें देखने और सुनने को मिलती हैं, जिसका हम सामना करते हैं, उसमें से कुछ प्रमुख आपदाएं इस प्रकार है। बाढ़, सूखा या अकाल, चक्रवातीय तूफान, भूस्खलन और भूकंप और आकाशीय बिजली का गिरना, आकाशीय बिजली या इसे ही बोलचाल में ठनका या वज्रपात कहते हैं। तो ये प्रमुख प्रकार हैं प्राकृतिक आपदा के। बाढ़, अकाल, चक्रवातीय तूफान, भूस्खलन, भूकंप और आकाशीय बिजली का गिरना। ये जो इसके बारे में दो चार लाइन में हम जानकारी ले लेंगे। बाढ़ हम सब जानते हैं, यह प्राकृतिक आपदा है जिसमें नदियों का जलस्तर अतिवृष्टि के कारण नदियों का जलस्तर बहुत बढ़ जाता है और नदियां अपने किनारों को पार करते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जब नदियों का जल फैल जाता है तो वह बाढ़ का रूप ले लेता है। इसके विपरीत है अकाल या सूखा, जिसमें अनावृष्टि के कारण यह होता है और इसमें भूगर्भ का जो जल स्तर है, वह अंडरग्राउंड वाटर का जो टेबल है वह बहुत नीचे चला जाता है, बहुत ही नीचे चला जाता है, जिससे नलकूप, नल, कुएं, तालाब सब सूख जाते हैं और पृथ्वी में ऊपरी सतह पर चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। घास का नामो निशान नहीं रहता है और जो पशु पक्षी जानवर मानव प्यास के कारण पानी के अभाव में जाने लगती हैं। तो ये है सूखा। चक्रवातीय तूफान जो बहुत
तेजी से, बहुत तीव्र गति से चलता है और समुद्री किनारों से टकराते हुए वह गांव, शहर या गांव जो भी उसके किनारे आते हैं सबको अपने चपेट में लेता है। अभी कुछ ही दिन पहले नाम सुने होंगे, अम्फान तूफान आया था जिससे जान माल की काफी क्षति होती है। भूस्खलन या बर्फ स्खलन, हिमस्खलन भी होता है। जमीन, जिसे आम भाषा में जमीन धंसना कहते हैं। कोई भी ज्योग्राफिकल कारण से जमीन नीचे धंस जाता है तो उससे भी प्राकृतिक आपदा के रूप में आती है, उससे सामान्य जनजीवन प्रभावित होता है। और इसी तरह से पर्वतों पर जब बीच बीच में कहीं भी पर्वत का जो जोड़ है वह ढीला पड़ता है और उसी कारण से वो चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आता है तो वह बर्फ स्खलन कहलाता है। भूकंप आप सब जानते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह में जब कंपन आता है तब यह भूकंप होता है और इससे भी जान माल की काफी क्षति होती है। आकाशीय बिजली का गिरना, अभी कुछ ही दिन पहले बिहार और यूपी में जब आकाशीय बिजली गिरी थी तो 100 से अधिक लोगों की जानें चली गई। तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं और इन प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की बहुत क्षति होती है। जान माल की बहुत क्षति होती है, इसका अनुमान हम लगा भी नहीं पाते हैं किस किस रूप में यह हमें प्रभावित करता है। और ये सब, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वह उस पर नियंत्रण कर पाना बहुत मुश्किल है। ये हमारे मानव के नियंत्रण से बाहर है। चाहे विज्ञान कितना भी उन्नति कर लेगा लेकिन इसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। हाँ, इससे हम बचाव कर सकते हैं, कुछ सावधानी बरत सकते हैं जिससे इसके क्षति को कुछ कम किया जा सकता है। अब सब अलग अलग तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे बचाव के अलग अलग उपाय हो सकते हैं। कोई एक उपाय कर कर हम सब प्राकृतिक आपदाओं से निजात नहीं पा सकते हैं। बाढ़ के लिए बांध बनाया जाता है और नदियों के जो फैलने का जगह है उसको हमें खुला छोड़ देना चाहिए, उस पर मानवीय क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाकर हम अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों को कुछ सीमा तक, एक सीमा तक हम नियंत्रित कर सकते हैं। भूकंप, भूस्खलन में भी कुछ सावधानी बरत सकते हैं। जहां इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं उन जगहों पर शहर और गांव को बसने से बचाया जाए। भूकंप, इसमें तो हम सब जानते हैं कि भूकंप का कुछ क्षेत्र बहुत ही एक्टिव होता है, तो वैसे में सावधानी यही बरती जाती है कि बहुत ऊंचे 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 भवन नहीं बनाए जाए और वहां हल्के हल्के भवन बनाए जाए ताकि अगर भवन गिरे भी तो उसके मलबे से जान न जाए। और भूकंप के समय अगर हम घर में हैं तो आप सब जानते हैं वह चौखट के पास या टेबल के नीचे आदमी आ जाता है जिससे कुछ हद तक, बहुत कम ही सही लेकिन थोड़ा बचाव हो सकता है। आप जानते हैं जापान में बहुत अधिक भूकंप आते हैं तो वहां के घर जो होते हैं दीवार बीच से खाली होते हैं, सिर्फ फ्रेम पर घर बनाया जाता है और बहुत घर तो लकड़े के बने होते हैं ताकि उसके गिरने से मानो जान माल की क्षति कम हो। और आकाशीय बिजली में सबसे बड़ा बचाव यह है कि जिस समय बहुत तेज बारिश हो रही हो, बिजली चमक रही हो और तो उस समय बादल गरज रहे हो तो उस समय हम घर से बाहर न जाएं और अगर बाहर हैं तो पेड़ के नीचे तो हमें कभी भी नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और आकाशीय बिजली से बचाव का
एक और तरीका है जो आप विज्ञान में पढ़े होंगे, बिल्डिंग पर ऊपर में तांबे का एक तड़ित लगाया जाता है जो त्रिशूल के आकार का होता है। अगर बिजली आसपास गिरने वाली होती है तो वह अपने में उसे ले लेता है और फिर उसके माध्यम से वह जमीन में चला जाता है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और इससे हमें बचाव के उपाय करने हैं। अब थोड़ा सा और लिख देंगे इसमें कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वह अगर निर्माण प्रकृति का वरदान है तो प्राकृतिक आपदाएं जो हैं उसे हम अभिशाप तो कह सकते हैं, लेकिन साथ साथ एक प्राकृतिक आपदाएं हमें इस बात से आगाह कराती हैं कि मानव चाहे कितना भी उन्नति कर जाए, मंगल तक क्यों नहीं पहुंच जाए, चांद पर बस्तियां क्यों नहीं बसा ले, लेकिन प्रकृति के सामने आज भी मानव बौना ही खड़ा है। वह उसको नियंत्रित नहीं कर सकता है, वह उस पर शासन नहीं कर सकता है। प्रकृति के साथ सहचर के रूप में ही मानव रह सकता है और इसी में मानव की भलाई भी है। धन्यवाद बच्चों। आप प्राकृतिक आपदा पर 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिख लेंगे और अगली कक्षा में हम एक और अनुच्छेद पर चर्चा करेंगे।